Welcome students. Now it is the part 2 of human health and disease. Okay, in this part, first of all, we will learn about immunity. What is immunity? Immunity is the power of the body to fight against disease. ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एक इम्यूनिटी होती है, यानी कि उनके अंदर एक नेचुरल पावर होती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज. नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग को कोई हल्का सा भी इन्फेक्शन है, ठीक है, वेदर चेंज होने की वजह से, किसी भी वजह से कोई हल्का सा इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी अपने आप उसे कंट्रोल कर लेती है. सपोज हमें थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, हल्का सा कफ हो गया है, तो बॉडी उसको नॉर्मली कंट्रोल अपने आप कंट्रोल भी कर लेती है. हाँ, जब तक कि कोई सीवियर है तब तक, ठीक है. हल्का सा अगर हमारा टेम्परेचर रेज हो रहा है या हमें थकान हो रही है, उसकी वजह से कई बार हमें लगने लगता है कि टेम्परेचर रेज हो गया बॉडी का, ठीक है. लेकिन नॉर्मली हम अपना जो भी हमें फर्स्ट एड करनी है, अपनी लेनी है, वो हम ले लेते हैं. उसके बाद हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है. दैट इज इम्यूनिटी. तो बॉडी में इम्यूनिटी होती है. इम्यूनिटी मीन्स हो गया कि पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज. बॉडी के अंदर एक नेचुरल पावर होती है इन डिजीज से फाइट करने के लिए, कुछ से, ठीक हो गया. तो ये इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है. एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी इट इज फाउंड इन द बॉडी सिंस बर्थ. ये बाय बर्थ बच्चे के अंदर होती है. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये एक्वायर्ड की जाती है, यानी ये दूसरे तरीकों से बॉडी के अंदर एक्वायर की जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी क्योंकि ये सिंस बाय बर्थ बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर बर्थ से होने के कारण इसका क्या मतलब हुआ कि बॉडी में कुछ ऐसे बैरियर्स होंगे, कुछ ऐसे डिफरेंट मेथड्स होंगे बॉडी में अडॉप्ट किए हुए, जिनकी वजह से बॉडी को कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो नहीं हो पाएंगी या जिनसे उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा. अब ये प्रोटेक्शन इनेट इम्यूनिटी में जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें विद द हेल्प ऑफ सम बैरियर्स. और वो बैरियर्स बॉडी में बाय बर्थ होते हैं. कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट है फिजिकल बैरियर. अब ये फिजिकल बैरियर में क्या होता है, जैसे हमारी स्किन है. अब हमारी स्किन जो है दिट इज अ वेरी मच इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी वेरी मच. कैसे प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को? कभी भी कोई भी पैथोजन डायरेक्टली बॉडी में इस स्किन से एंटर नहीं कर सकता है. ये एक तरह से हमारे लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है. तो दिस इज नोन एज फिजिकल बैरियर. इसी तरह से म्यूकस होता है. ये म्यूकस की लाइनिंग होती है जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और बॉडी के अंदर और भी कई सारे जैसे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, उनके अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है. ये लेयर बॉडी को प्रोटेक्ट करती है कि अगर फूड के साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो ऐसे हैं, या बॉडी में जैसे एसिड रिलीज होता है स्टमक में, अगर वो एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में भी रिलीज हो रहा है तो भी वो हमारी स्टमक के सेल्स को डैमेज नहीं करता है. वो क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ म्यूकस. बिकॉज दैट स्टमक इज हैविंग अ लाइनिंग ऑफ म्यूकस. तो इस तरह से ये स्किन और म्यूकस दोनों जो होते हैं बॉडी को एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कराते हैं. तो इस फिजिकल बैरियर का ये बेनिफिट होता है कि कोई भी पैथोजन डायरेक्टली कैन नॉट एंटर इनटू द बॉडी. डायरेक्टली स्किन को या इसको पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर नहीं जा सकता. हम हमेशा एटमॉस्फेयर में जब रहते हैं तो आपने देखा होगा हमारी स्किन ओपन है, ठीक. एटमॉस्फेयर से बहुत सारे माइक्रोब्स या पैथोजन्स हमारी बॉडी को टच कर रहे होंगे, पर वो केवल उसको टच कर सकते हैं, बॉडी से एंटर नहीं होंगे, वो बॉडी के अंदर नहीं जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये स्किन की जो एक लेयरिंग है, बिकॉज ऑफ दिस. ओके. सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आते हैं, जैसे एसिड है स्टमक में, जैसे ही हमारा फूड स्टमक में पहुंच जाता है उसी के साथ उसमें एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है. अब एसिड क्या करता है स्टमक में? एक तो फूड के साथ जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज या कोई भी माइक्रोब्स गए होंगे उसको ये किल कर देगा, ठीक. दूसरा, ये बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करके रखता है. इसके बाद सलाइवा इन माउथ. माउथ में सलाइवा होता है. सलाइवा अपने आप में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है बॉडी में. अगर हमारे मुंह में डायरेक्टली एयर से कोई इन्फेक्शन जा भी रहा है तो सलाइवा इज केपेबल टू स्टॉप दैट इन्फेक्शन. इसी तरह से हमारी ईयर्स में, इसमें आईज में हमारे टीयर्स होते हैं. वो टीयर्स भी हमारी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए दे आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ बैरियर. तो इस तरह से ही फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो जाते हैं. एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स इन द आईज. दे आर प्रोटेक्टिंग अवर ऑर्गन्स. इसके बाद आता है सेलुलर बैरियर. ये सेलुलर बैरियर क्या होते हैं? इट मीन्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेल्स. इट मीन्स सम स्पेशल सेल्स आर देयर which are doing work like barrier. कुछ ऐसी स्पेशल सेल्स होती हैं जो बैरियर्स की तरह वर्क करती है.
तो इसमें सबसे पहले आ जाती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। दे आर नोन एज अ सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी के सोल्जर्स भी होते हैं, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो बाहर से पैथोजन वगैरह बॉडी पे अटैक करते हैं उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक, इसके बाद लास्ट वन आता है साइटोकाइनिन बैरियर्स। ये साइटोकाइनिन बैरियर्स क्या होते हैं? जब वायरस हमारी इस बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है तो जिन सेल्स में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है वो वाली सेल्स कुछ स्पेशल प्रोटीन सिक्रीट करती हैं। Those special proteins are known as interferons. And the main function of these interferons is कि they protect the other cells. जो दूसरी cells हैं which are not infected, उन cells को ये protect करता है उसी वायरस के इन्फेक्शन से। यानी बॉडी की सेल्स में वायरस का इन्फेक्शन पहुंच गया, उन वाली सेल्स में इंटरफेरॉन्स जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को इन्होंने प्रोड्यूस किया। Those proteins are known as interferons. अब these interferons will protect the other bodies, those other cells which are uninfected, जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुई हैं, उन वाली सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से ये बॉडी में 4 टाइप्स के बैरियर्स होंगे which provide innate immunity। ठीक, innate immunity बाय बर्थ होती है और इन बैरियर्स की हेल्प से होती है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर्स। क्लियर दिस थिंग? इसके बाद आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये बाय बर्थ नहीं होती है। बाय बर्थ नहीं होने का मतलब होता है कि इसको हमें अचीव करना होता है। यानी कि जब बॉडी में कोई भी वायरस या कोई भी पैथोजन बॉडी पे अटैक करता है, एनकाउंटर होता है बॉडी के साथ उसका, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो क्योंकि वो पैथोजन स्पेसिफिक है, हर पैथोजन के अगेंस्ट जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा वो डिफरेंट होगा। सभी पैथोजन्स के अगेंस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स इज नॉट सेम। तो जब उसने प्राइमरी रिस्पॉन्स करती है इट इज वेरी स्लो। रिमेंबर दिस थिंग, दिस प्राइमरी रिस्पॉन्स इज वेरी वेरी स्लो। ये थोड़ा स्लो होता है, बॉडी उसको मेमोराइज कर लेती है, उसको मेमोरी सेल्स होती हैं उसमें, वो मेमोरी सेल्स उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। अब जब नेक्स्ट टाइम उसी पैथोजन का फिर से बॉडी से एनकाउंटर होगा तो अब की बार जो रिस्पॉन्स होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स वो थोड़ा क्विक होगा, जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो मेमोरी सेल्स थी वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे पैथोजन को। उस रिकॉग्नाइजेशन का ही ये फर्क होगा कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स विल बी क्विक, वो जल्दी होगा। तो इस तरह से ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जब वो पैथोजन का बॉडी में इन्फेक्शन होगा, जब वो बॉडी को इन्फेक्ट करेगा उसके बाद ही ये प्राइमरी रिस्पॉन्स बॉडी को मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर दिस थिंग? तो इस तरह से पैथोजन स्पेसिफिक होगी, जब वो स्पेशल पैथोजन उसको इन्फेक्ट करेगा तब प्राइमरी रिस्पॉन्स बॉडी से प्रोड्यूस होगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स के रिजल्ट में बॉडी में मेमोरी सेल्स होंगी विच विल रिकॉग्नाइज दैट पैथोजन, and next time when this pathogen again hit the body, again encounter will be there with this pathogen, उस समय सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, अब वो क्विकली होगा क्योंकि मेमोरी सेल्स उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। क्लियर दिस थिंग? तो अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो रहा है ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स। बॉडी में स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, दीज आर नोन एज लिम्फोसाइट्स, और ये 2 टाइप्स की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और ये दोनों ही बी और टी लिम्फोसाइट्स दे आर हेल्पिंग इन द पैथोजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। इसमें रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। अब ये किस तरह से हेल्प करती है देखिए। बी लिम्फोसाइट्स दे विल प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स अगेंस्ट द पैथोजन एंड दोज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर नोन एज एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज कहलाएंगे। दीज आर स्पेसिफिक। हाउ दे आर स्पेसिफिक? इट मीन्स each pathogen is having its special antibodies। ऐसा नहीं होता है कि जो एक एंटीबॉडीज है वही सभी पैथोजेंस के लिए वर्क करती हैं, ऐसा नहीं होता है, ये स्पेसिफिक होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पैथोजन स्पेसिफिक। ठीक, इसके बाद जो टी लिम्फोसाइट्स होती है दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। ये खुद अपने आप तो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करती हैं बट दे आर हेल्पिंग बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस दीज एंटीबॉडीज। इन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में ये इनकी हेल्प करती हैं। ये एंटीबॉडीज क्या है? दे आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर सेक्रेटेड अगेंस्ट अ स्पेशल पैथोजन। किसी भी स्पेशल पैथोजन की अगेंस्ट प्रोटीन्स जो सेक्रेट होती हैं दोज आर नोन एज एंटीबॉडीज एंड दे आर पैथोजन स्पेसिफिक।
ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, हर पैथोजन की अपनी होती है। अब अगर हम इस एंटीबॉडीज को देखें, बिकॉज दे आर प्रोटीन्स, इट मीन दे आर केमिकल मॉलिक्यूल्स, तो इन केमिकल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से होती है, ठीक। इसमें दो तो ये लाइट चेन्स होती हैं, एक ये वाली एक ये वाली, और ये दो इसकी हैवी चेन्स होती हैं। तो इन दो को कहते हैं लाइट चेन्स, एक ये आ गई एक ये आ गई। दीज टू आर लाइट चेन्स एंड दीज टू आर लॉन्ग चेन, दीज आर नोन एज हैवी चेन्स। और इनके आगे यहाँ पर होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, दोनों, इस वाली लाइट चेन में भी और इस वाली लाइट चेन में भी यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जो कि स्पेशल होती है। वो अभी मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक पैथोजेंस, तो वो पैथोजेंस के लिए जो एंटीजन्स की बाइंडिंग साइट है वो यहाँ पर आएगी, दोनों की। तो ये हो गया इसका स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, अब इम्यूनिटी आपकी समझ में आ गया। ये पावर है बॉडी की फाइट अगेंस्ट डिजीज। इट इज ऑफ टू टाइप, innate and acquired. innate immunity that is by birth, जो कि बॉडी के अंदर बाय बर्थ होती है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये इस तरह से पैथोजेंस या उसके एंटीबॉडीज से इस तरह से एक्वायर की जाती है, बॉडी में बाय बर्थ नहीं होती है, ठीक। अब इसके साथ साथ बॉडी में एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी भी होती है, ठीक। अब ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब कोई पैथोजन बॉडी पर अटैक करता है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है कोई भी पैथोजन, तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है, ये आपको मैंने अभी पहले भी बताया था। तो जब बॉडी नेचुरली एंटीबॉडीज बना रही है तो दैट इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती है ये आर्टिफिशियली भी इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है बॉडी में, तो उसके बेसिस पर ये एक्टिव और पैसिव टू टाइप की हो जाती है। एक तो हो जाती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि व्हेन ए पैथोजन हिट द बॉडी, देन बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पैथोजन। उस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी जो खुद प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडीज, दैट इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। ये वही वाली प्रोसेस होती है जो अभी पहले आपको मैंने बताई थी कि वो मेमोरी सेल्स होती हैं जो उसको नेक्स्ट टाइम दे विल रिकॉग्नाइज दैट पैथोजन, तो दिस इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी बाय बर्थ है, बट इट इज वेरी वेरी स्लो एंड इट टेक्स टाइम। इसका जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है उसके लिए इसको टाइम लग जाता है। दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा? पैसिव इम्यूनिटी इज नॉट बाय बर्थ। अभी मैंने आपको बताया कि जब एक्टिव इम्यूनिटी है तो जब पैथोजन बॉडी को हिट करता है तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है। अगर ये एंटीबॉडीज इसके अंदर रेडीमेड हो, यानी कि जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाए डायरेक्टली, तो बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा, तो जब कभी भी वो पैथोजन बॉडी को हिट करेगा, एनकाउंटर करेगा बॉडी के साथ, उसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा, एट दैट टाइम दीज रेडीमेड एंटीबॉडीज विल एनकाउंटर दैट पैथोजन। उस समय ये उसको, ये जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है ये उस पैथोजन को एनकाउंटर करेंगे उसके साथ। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इट मीन्स इट इज नेचुरल, it is natural process. When a pathogen hit the body, or when a pathogen enter the body, body will produce some protein, those are known as antibodies. This is active immunity and it is very slow process. Remember this thing. ये बहुत slow process होती है, बॉडी को टाइम लगता है एंटीबॉडीज बनाने में, कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंटीबॉडीज बनने में बॉडी। लेकिन एक चीज और होती है कि जो भी एंटीबॉडीज एक बार बॉडी में बन जाती है, नेक्स्ट टाइम दैट पैथोजन कैन नॉट एंटर द बॉडी। नेक्स्ट टाइम वो पैथोजन बॉडी में कभी भी एंटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं बॉडी में, दे विल प्रोटेक्ट द बॉडी, तो दैट एंटीबॉडीज विल प्रोटेक्ट द बॉडी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है? रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में इंजेक्ट कराई जा रही है, तो रेडीमेड हो गई, वो इंजेक्ट हो गई बॉडी के अंदर। उससे ये बेनिफिट होगा कि जब कभी भी वो पैथोजन बॉडी में इन्फेक्ट करेगा, बॉडी को कोशिश करेगा बॉडी में एंटर करेगा, तो दैट रेडीमेड एंटीबॉडीज विल आइडेंटिफाई, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और वो इन्फेक्शन बॉडी में होगा ही नहीं। इसी बेसिस पर ये जो पैसिव इम्यूनिटी वाला प्रोसेस है, इसी बेसिस पर होता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये जो
प्रोसेस होती है, या एक और प्रोसेस आपने सुनी है नाम है वैक्सीनेशन। तो ये जो वैक्सीनेशन होता है इसमें यही प्रोसेस होती है, इम्यूनाइजेशन हो या वैक्सीनेशन हो, इसमें यही काम हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें काम कि बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पहले से ही रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर दिया जाता है, और यही रेडीमेड एंटीबॉडीज जो होती हैं दे विल प्रोटेक्ट द बॉडीज, दे विल प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट दैट पैथोजन। अब जैसे बीसीजी है, सपोज बीसीजी का वैक्सीनेशन हुआ है बच्चे का। अब वैक्सीनेशन होने का मतलब है कि अब उसके अंदर जब टीबी का बैक्टीरिया उसकी बॉडी को इन्फेक्ट करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता है। व्हाई? बिकॉज बॉडी इज हैविंग द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की फॉर्म में बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज हैं। दैट्स व्हाई दिस बैक्टीरिया कैन नॉट इन्फेक्ट दैट चाइल्ड विद दैट बेबी। तो उसको कभी भी टीबी नहीं होगी क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं। सेम थिंग इज विद चिकन पॉक्स। If someone is having the vaccine of chicken pox, it means that person is having the antibodies against the chicken pox pathogen. चिकन पॉक्स के पैथोजन के अगेंस्ट उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से ही हैं, तो अब उसको चिकन पॉक्स का पैथोजन इन्फेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी डायरेक्टली खुद उसमें ग्रो करती है, अपनी बॉडी में ग्रो करती है एंटीबॉडीज को, एंड इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। और जबकि पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो जब कभी भी वो पैथोजन बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है वो नहीं कर पाता है। ठीक, ऐसा दूसरे उसके केसेस में भी होता है। और दूसरे पैथोजन, अब आपने एक डिजीज सुनी होगी टेटनस। कुछ में क्या होता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, तो उसके लिए एकदम से रेडीमेड एंटीबॉडीज ही बॉडी में इंजेक्ट करनी पड़ती है। वी कांट वेट फॉर एक्टिव इम्यूनिटी। उस केस में हम एक्टिव इम्यूनिटी के लिए वेट नहीं कर सकते कि अब बॉडी में ये एक्टिव इम्यूनिटी अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे इसमें एक केस होता है टेटनस का। ठीक, टेटनस में क्या होता है, अगर किसी को टेटनस है या किसी को आपने देखा होगा कि कभी भी ये जो रस्टेड आयरन होता है इससे किसी को कुछ कोई भी चोट लगती है तो तुरंत उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि टेटनस जो होता है इट इज very dangerous and it is very speedily it is spread in the body। तो इसके इन्फेक्शन को इतनी स्पीडली जो फैलता है उसको रोकने के लिए we need passive immunity, we can't wait for active immunity। टेटनस के केस में हम एक्टिव इम्यूनिटी के लिए वेट नहीं कर सकते, हमको उसके लिए तुरंत चाहिए पैसिव इम्यूनिटी। सेम थिंग इज विद स्नेक बाइट। अगर किसी को स्नेक बाइट है यानी सांप ने काट लिया है तो वहां पर भी आप वेट नहीं करेंगे कि बॉडी अपने आप इम्यूनिटी डेवलप करेगी उसके अगेंस्ट। ऐसे केसेस में हमें पैसिव इम्यूनिटी ही चाहिए, यानी वी नीड रेडीमेड एंटीबॉडीज। और ये रेडीमेड एंटीबॉडीज इसी से बनाई जाती है, इन्हीं के पैथोजन से बनाई जाती है डायरेक्टली। क्लियर दिस थिंग? तो दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। ठीक, वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी के बारे में हमें समझ में आ गया। नाउ अब ये इम्यूनिटी जो होती है बॉडी में, हमारी बॉडी का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट इम्यून सिस्टम दिस इम्यूनिटी इज डन। तो वो इम्यून सिस्टम कौन सा होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, नाउ वी विल लर्न अबाउट दैट कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं किनकी हेल्प से ये इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप होती है। वी कैन से कि टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर देयर, टू टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर देयर। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, विच आर हेल्पफुल फॉर द इम्यूनिटी। तो ये आता है इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। ठीक, ह्यूमन बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो किस तरह से होता है, एक बार आप इसके बारे में आप इम्यूनिटी सिस्टम जो बॉडी का होता है वो होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक, ये होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब इसमें टू टाइप्स के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स का फंक्शन ही यही होता है कि दे आर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द बॉडी। अब इसमें टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हो जाते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स।
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में 2 आते हैं, एक तो होती है बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पर होती है? ये बॉडी में जो हमारी बोन्स होती है, इनका जो हॉलो स्पेस होता है, दैट इज हैविंग बोन मैरो। अभी बताती हूँ उसके बारे में। एंड सेकंड वन इज थाइमस, इट इज अ ग्लैंड आल्सो। ठीक, अब ये जो बोन मैरो है, ये जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, दे आर हॉलो एंड दे आर हैविंग अ dense liquid inside them, that is known as bone marrow. And thymus, it is also a gland, it is situated in the chest, chest में होती है। इसकी एक स्पेशलिटी है thymus gland की, at the birth it is very large gland, but as the child grow and it reach to the adolescence, at that time this thymus gland will start to reduce, तब ये धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है। ठीक, और एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज इट इज नेग्लिजिबल, इतनी रिड्यूस हो चुकी होती है कि नेग्लिजिबल होती है। अब ये दोनों के दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ये जो हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके हैं इम्यूनिटी के। तो बोन मैरो और ये लिम्फोइड ऑर्गन थाइमस ग्लैंड दोनों मिलके कर क्या रहे हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स। कुछ लिम्फोसाइट्स होती हैं जिन्हें ये प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करके डी लिम्फोसाइट्स, अभी मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के लिम्फोसाइट, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। अब क्योंकि थाइमस के लिए मैंने आपको एक स्पेशल बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थाइमस ग्लैंड रिड्यूस होती जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये भी हुआ कि एज द एज विल इंक्रीज, एज द पर्सन बिकम ओल्डर, इट्स इम्यूनिटी बिकम वीकर। जैसे जैसे वो ओल्डर होता जाएगा उसकी इम्यूनिटी वीक होती चली जाएगी। क्यों? बिकॉज थाइमस ग्लैंड, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ थाइमस ग्लैंड, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी थाइमस ग्लैंड का साइज रिड्यूस होता जाएगा। थाइमस ग्लैंड का साइज रिड्यूस होने से उसकी इम्यूनिटी वीक होती जाएगी। तो यही वजह होती है कि ओल्ड एज में आते आते इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब तक यंग है, जब तक एडल्ट एज में है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। नॉर्मली हल्का सा फीवर भी है, कोल्ड है, तो हमें दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मली हम ठीक हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। लेकिन एट द ओल्ड एज इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है और ओल्ड एज तक आते आते तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाती होती है। Understand this thing? So these two are known as primary lymphoid organs because directly they are producing lymphocytes. Then secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs में एक तो आता है spleen. Spleen जो होता है ये भी एक छोटा सा organ होता है जो कि इसमें बीन शेप्ड का ये organ होता है। ठीक, ये भी मेनली lymphocytes और phagocytes को इसके पास होते हैं और ये बॉडी के ब्लड को एक तरह से फिल्टर करता है। फिल्टर करने का मतलब कि उसमें से जो दूसरे अननेसेसरी उसमें सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेट कर लेता है। दूसरे आते हैं इसमें टॉन्सिल्स। ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। हमारे गले में भी होते हैं टॉन्सिल्स। ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं कि जो हमारे गले में और इसमें इन्फेक्शन जो फैलता है उससे प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। जो भी इन्फेक्शन गले में होता है, हाँ सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो बात अलग हो जाती है, अदरवाइज जो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद होते हैं लिम्फोइड नोड्स, उनको हम लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। ये तीनों के तीनों होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ओके, तो ये होता है बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम। जिस इम्यूनिटी सिस्टम में बॉडी की एक तो इम्यूनिटी पावर जो बॉडी को कैसे मिल रही है वो आ जाता है। तो इसमें होते हैं बॉडी के लिम्फोइड ऑर्गन्स। 2 टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स आर देयर, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आ जाते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। दीज बोथ आर प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स व्हिच अगेन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने वाली लिम्फोसाइट्स हैं उनको ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जैसे स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं और ये लिम्फ नोड्स हैं। ये सब के सब बॉडी में ब्लड को ट्रैपिंग करते हैं, ब्लड की उसमें से जो ये हार्मफुल सेल्स वगैरह होती हैं इनको वो कर लेते हैं। इसमें से स्प्लीन का तो आपको पता भी होगा कि इसको रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी, ठीक, तो उसका रिजर्वायर भी कहते हैं इसको। तो ये होता है हमारा पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम। अब कुछ ऐसी डिजीजेस भी होती हैं जिन पे
इम्यून सिस्टम का कोई असर ही नहीं है। जैसे अब हम पढ़ेंगे एक डिजीज के बारे में, दैट इज एड्स। ये ओवर हो गया हमारा इम्यून सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसी डिजीज। अभी तक हमने जो डिजीज पढ़ी थी, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी थी, वायरल पढ़ी थी अभी इससे पहले हमने पार्ट 1 में, और हमने कुछ उसमें फंगस वाली डिजीज भी पढ़ी थी। उन सभी डिजीज का दे आर क्यूरेबल। ठीक, वो जितनी भी हमने डिजीज पढ़ी थी वो सभी क्यूरेबल थी, यानी उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल था। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो बॉडी में लिम्फोसाइट्स होती हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिफरेंट पैथोजेंस। बॉडी में जो डिफरेंट पैथोजेंस आ रहे हैं, जो दूसरे पैथोजेंस के लिए जो आ रहे हैं बॉडी को, उससे प्रोटेक्ट कर रही है बॉडी को हमारी ये लिम्फोसाइट्स से। अब अगर कोई ऐसा पैथोजन आ जाए कि जो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स को ही डैमेज कर दे, तब क्या हो? अब जो हम नेक्स्ट एक डिजीज पढ़ रहे हैं अभी, एड्स, इसमें ऐसे ही होता है। ठीक, एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, इट इज अ वायरल डिजीज, और जो वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये वायरस बॉडी में किस तरह आता है और ये क्यों इतनी डेंजरस है डिजीज? आज तक ये क्यूरेबल नहीं है, अभी तक इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक, वायरल डिजीज है जिसका जो वायरस है वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी में किस तरह से इन्फेक्ट करती है बॉडी को, और इसका बॉडी में साइकिल कैसे चलता है, बॉडी के डिफरेंट सेल्स को कैसे इन्फेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये एड्स वायरस जो बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, ये बॉडी में पहुंचता कैसे, किस तरह से पहुंचता है, यानी इसके जो मोड ऑफ वो है इसका ट्रांसमिशन वो क्या होता है। एक तो होता है कंटेमिनेटेड नेडल, ठीक, दूसरा होता है कंटेमिनेटेड ब्लड, तीसरा होता है फिजिकल रिलेशंस। कंटेमिनेटेड नीडल से क्या मतलब है? सपोज अ पर्सन इज इन्फेक्टेड थ्रू एड्स, एड्स से इन्फेक्टेड है, उसके जो इंजेक्शन किसी से लगता है, जो भी सिरिंज है, दैट सिरिंज वाज आल्सो इन्फेक्टेड। इफ वी आर गोइंग टू इंजेक्ट एनी अदर पर्सन बाय दैट कंटेमिनेटेड नीडल, तो दैट अनदर पर्सन विल आल्सो इन्फेक्ट बाय दैट। अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को जो नीडल यूज हुई है वही नीडल हम किसी हेल्दी पर्सन को यूज कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्लियर दिस थिंग? ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है किसी भी वजह से, सपोज कोई एक्सीडेंट है, कुछ है, किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर उसका जो ब्लड ट्रांसफर किया गया, अगर वो ब्लड HIV वायरस है उसमें और वो ब्लड उस पर ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, तो दैट पर्सन विल आल्सो इन्फेक्ट, वो पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाएगा। और तीसरा आता है फिजिकल रिलेशनशिप, ये जो सेक्स रिलेशनशिप होती है इसके थ्रू होता है। अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके साथ सेक्स रिलेशन बनाने वाला दूसरा पर्सन दैट विल आल्सो इन्फेक्ट विद एड्स। ये तो हो गया इन्फेक्शन का मोड कि किस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। अब आता है कि बॉडी में किस तरह से डिफरेंट सेल्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब ये होता है रेट्रोवायरस, यानी इसमें RNA होता है। ठीक, देखिए अब मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ कि ये इसका RNA है, एड्स बॉडी को इसने इन्फेक्ट किया। अब अगर हम ये बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, ये आ गई एनिमल सेल जहाँ पे इसने इसको इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक, मैक्रोफेजेस होती हैं सेल्स जहाँ से ये इन्फेक्शन स्टार्ट करता है। अब सबसे पहले जब ये बॉडी को इन्फेक्ट करेगा तो ये सेल में पहुंचकर मैक्रोफेज जो सेल्स थी उनको इसने सबसे पहले इन्फेक्ट करना है। यहाँ आने के बाद इसमें एक प्रोसेस होती है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, नॉर्मली DNA जो होता है दैट विल create the mRNA. Synthesis of mRNA will take place through DNA. DNA से हमेशा mRNA बनता है, but in reverse transcription RNA will
फॉर्म डीएनए। तो यहाँ पर वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो जो ये आरएनए था, वायरल आरएनए, इट विल कन्वर्ट इनटू वायरल डीएनए। ये वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वायरल डीएनए क्या करेगा, ये जो होस्ट सेल है उसके जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा। ठीक, जीनोम ऑफ होस्ट सेल, ये वायरल डीएनए इसके जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा। जीनोम मीन्स जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, वगैरह, उसके साथ ये इनकॉर्पोरेट करेगा। और इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये जो वायरल डीएनए था, अब इट विल प्रोड्यूस न्यू आरएनए, न्यू वायरल आरएनए। ठीक, सबसे पहले आरएनए था, वो वायरल आरएनए जो था, सबसे पहले उसने जो मैक्रोफेज सेल में जब पहुंच इन्फेक्शन किया तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई। तो जो वायरल आरएनए था वो वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब ये वायरल डीएनए ने जो होस्ट का जीनोम था उसके साथ इनकॉर्पोरेट किया एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू न्यू वायरल आरएनए। अब ये वायरल आरएनए जो बन गया है ये प्रोड्यूस करेगा न्यू वायरसेस। ठीक, 1 2 3, suppose 3 new RNA has been produced. तो एक वायरल आरएनए से, here is the one viral RNA and it has produced 3 viral RNA. Now these 3 RNA will infect the new 3 cells. अब ये जाके 3 न्यू सेल्स को इन्फेक्ट कर देगी। वहां पे फिर ये प्रोसेस दोबारा से होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कन्वर्ट इनटू वायरल डीएनए, then that viral DNA will incorporate with those host cells and then it will produce viral RNA. तो 1 से 3 प्रोड्यूस हुई, 3 cells will produce 9 RNA. इस तरह से ये बॉडी में RNA प्रोड्यूस होते जाएंगे और बॉडी इन्फेक्ट होती चली जाएगी। दिस इज द साइकिल ऑफ RNA एड्स वायरस इन द ह्यूमन बॉडी। इस तरह से बॉडी को इन्फेक्ट करता है। और मेन पॉइंट इसका क्या है कि इट इज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ एनी ट्रीटमेंट। अभी इसका ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही इसका कोई अभी ऐसा वैक्सीन है कि जिससे एड्स से बचा जा सके। सिर्फ इसमें एक ही चीज होती है, प्रिवेंशन, क्योंकि जिस चीज का कोई इलाज नहीं होता उसके लिए प्रिवेंशन होता है। अब उसका पहले टेस्ट होगा। सपोज किसी को डाउट है कि जो मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया है वो किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन का था, तो उसके लिए उसको पहले एक टेस्ट भी कराना पड़ेगा। That test is known as ELISA test, enzyme-linked immunosorbent assay. ELISA test, ठीक, ELISA test होता है, it is enzyme-linked immunosorbent assay. ये टेस्ट कराया जाता है। पॉजिटिव होने का मतलब that person is infected through HIV, यानी इस HIV वायरस से इन्फेक्टेड। अब क्योंकि इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो that person have to take some preventions. Which type of prevention? Like blood transfusion के टाइम वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि कैसा ब्लड उसको हो रहा है। फिजिकल रिलेशनशिप बनाते वक्त they should maintain some, they should use some contraceptives. If they use some contraceptives, then they will not affect with the that virus. इस वायरस से अफेक्ट नहीं होगी क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप से सबसे ज्यादा फैलता है। तो उस टाइम अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं तो दे विल नॉट इन्फेक्ट द अदर पर्सन। ठीक, तीसरा इसमें एक और होता है कि यूज ऑफ नीडल्स। जो भी इंजेक्शन है, जो भी चीज है, उसका ध्यान रखें कि दे शुड यूज न्यू सिरिंज। जब भी इंजेक्शन लगना है अगर वो न्यू सिरिंज यूज कर रहे हैं तो ठीक है। दूसरा, ये एनजीओज वगैरह होती हैं वो जाके गली गली में, गाँव में, छोटे छोटे इसमें, क्योंकि जो इलिटरेट पर्सन होते हैं उनको ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत है। तो वो गांव गांव में जाके जो एनजीओज होती हैं उनका काम होता है टू अवेयर द पीपल अबाउट दिस, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस। ठीक हो गया? तो ये हमारा आज पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हमने इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ लिया और अपने इम्यून सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया और अपनी एक हमने उससे रिलेटेड एड्स डिजीज के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक, रेस्ट चैप्टर विल बी कंक्लूडेड इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस।